नाजरीन, आज जैसे जैसे 2023 करीब आ रहा है, तुर्की के मुआहदा लौज़ान ख़त्म होने का वक्त करीब आ रहा है। वैसे वैसे तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान पहले से ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। मसला कश्मीर हो या मसला फ़लस्तीन, तुर्क सदर उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई पर मौसर आवाज़ उठाते हैं और यूं वो हर गुजरते दिन के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा की आंख का तारा बनते जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें ताकि मज़ीद और ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, जैसे जैसे तैयब अर्दवान उम्मत मुस्लिमा की आंख का तारा बन रहे हैं, वैसे वैसे वो अरब ममालिक मगरिब ख़ास तौर पर इसराइल की आंख को नहीं भा रहे। इसराइली मुबस्सरीन का ख्याल है कि जब भी कहीं मुसलमानों पर जुल्म होता है, तैयब अर्दवान लोगों को इकट्ठा करते हैं, जलसे करते हैं, कुफार के खिलाफ नारे लगाते हैं और इस तरह वो हर मामले का सियासी फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ड्रामा सीरियल अर्तुगल गाजी समेत तुर्की के तारीखी ड्रामों ने जहां मुसलमानों के दिलों में तुर्कों की इज्जत बढ़ा दी है, वहीं अब मुसलमान चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप अरबों के हाथ से निकलकर तुर्की के हाथ में चली जाए। यही ख्वाहिश तुर्की की भी है। रजब तैयब अर्दवान हैं कौन? किस तरह वो उम्मत मुस्लिमा के दिलों के हीरो बन गए? कुछ हकाइक रजब तैयब अर्दवान की ज़िंदगी के बारे में। नाजरीन, रजब तैयब अर्दवान 1954 में इस्तांबुल में कासिम पाशा के इलाके में पैदा हुए। गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। स्कूल से वापसी पर गलियों में शरबत बेचते थे। बड़ी मुश्किल से MBA किया। मुख्तलिफ शोबों में धक्के खाते खाते सियासत में आए और 1994 में इस्तांबुल के मेयर बन गए। उस वक्त शहर के 4 मसले थे। नंबर 1, पीने का साफ पानी नहीं था। ये मसला 70 साल पुराना था। नंबर 2, मोहल्लों में कचरा और गंद था। पूरे बासफोरस में कचरा तैरता रहता था। नंबर 3, ट्रैफिक का बुरा हाल था। गाड़ियां फंसती थीं तो सारा दिन फंसी रहती थीं। और आखिरी और सबसे बड़ा मसला ये था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन $2 बिलियन की मकरूज थी। तैयब अर्दवान ने 3 बरसों में ये सारे मसले हल कर दिए। पानी की नई पाइपलाइनें बिछ गईं, कचरा उठाने और इसे रिसाइकिल करने का सिस्टम बन गया। शहर को 50 पुलों, अंडरपासेस और ओवरहेड्स से जोड़ दिया गया और न सिर्फ $2 बिलियन कर्जा भी अदा कर दिया गया, बल्कि $4 बिलियन मजीद भी कमा लिए गए। ये अचीवमेंट हैरान कुन थी, लिहाजा अर्दवान पूरे मुल्क में मशहूर हो गए। नाजरीन, तुर्की में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी थी। ये किसी लीडर को मजबूत होने देती थी, ना फलने फूलने देती थी। तैयब अर्दवान भी इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में चुभने लगे। अर्दवान ने 2 दिसंबर 1997 को एक नज़म पढ़ी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वो मेयरशिप से भी हटा दिए गए, जेल में भी बंद कर दिए गए और ये सियासत के लिए भी नाअहल करार दे दिए गए। 4 माह जेल में रहे। रिहाई हुई तो उन्होंने अपनी सियासी जमात बनाने का फैसला कर लिया। 14 अगस्त 2001 को जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पार्टी बनाई और पार्टी को 2002 के इलेक्शन में धकेल दिया। ये खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, चुनाचे ये कायदे मोहतरम बनकर दफ्तर में बैठ गए और अब्दुल्ला गुल इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया। के पार्टी ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। अब्दुल्ला गुल तुर्की के वजीर आजम बने। पार्टी में बिल पास कराया गया। तैयब अर्दवान की सजा माफ कराई गई। अर्दवान ने 9 मार्च 2003 को ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, पार्लियामेंट पहुंचे और अब्दुल्ला गुल ने 4 माह बाद वजारत उज़्मा की कुर्सी उनके हवाले कर दी और खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। तैयब अर्दवान ने उसके बाद पीछे मुड़कर न देखा। आज तुर्की जहां है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अर्दवान का विजन और मेहनत है। उनकी हुकूमत 15 जुलाई 2016 के मिलिट्री इनकलाब तक को बर्दाश्त कर गई। तुर्की में 9 जुलाई 2018 को सदारती निज़ाम आया और ये सदर बन गए। अर्दवान उस वक्त इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं और तुर्की दुनिया की 17वीं बड़ी मईशत है
اور اردوان نے یہ سب کچھ صرف ایک فیصلے سے اچیو کیا۔ انہوں نے 2001 میں عبداللہ گل پر اعتماد کیا، انہیں اسمبلی بھجوایا، وزیر اعظم بنوایا اور یہ بالآخر سسٹم کے ذریعے سسٹم میں آ گئے۔ جب ترکی میں کچھ سال قبل فوجی بغاوت ہوئی تو ترکی کی عوام اپنے محبوب لیڈر کے لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ وہ فوجی ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا۔ کئی فوجی جرنیل گرفتار ہوئے، سزائیں ہوئیں اور آج رجب طیب اردوان پوری امت مسلمہ کے محبوب لیڈر بن گئے ہیں۔ اردوان کا ایک انداز جو پورے ترک سمیت دنیا کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی عام شہری کے ساتھ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ ان کے حالات کیسے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، خاندان کے افراد سے ملتے ہیں اور ان کے حالات دریافت کرتے ہیں۔ اس سارے عمل میں ان کے ساتھ ان کا ایک ہی ساتھی دکھائی دیتا ہے جو کہ ترکی کی خاتون اول ہیں۔ ناظرین، یہ ہے طیب اردوان، جنہوں نے ترکی کا پیسہ کھانے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کیا۔ ہر ایک فیصلہ عوامی مفاد کے پیش نظر کیا گیا۔ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے قریب ہے، جس کے بعد پوری دنیا کے لیے ترکی خطرے کی علامت بنتا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے کے خاتمے کے بعد ترکی امت مسلمہ کی لیڈرشپ لینے میں کامیاب ہوگا یا طیب اردوان بھی غدار مسلمان حکمرانوں کی بھیٹ چڑھ جائیں گے اور کچھ عالمی مسلمان رہنما اپنے مفاد کی خاطر مغرب اور دشمنوں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کو معمر قذافی، صدام حسین کی طرح اس عظیم لیڈر سے محروم کر دیں گے۔